इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने अटलांटिक महासागर के जल धाराओं के विषय में अध्ययन किया था और जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि 3 महादेशों के विषय में हम लोगों को जल धाराओं से संबंधित पढ़ना है। अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। इसमें से अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर में दो भाग में बढ़ जाता है, उत्तरी और दक्षिणी। हिंद महासागर एक ही सेक्शन में हम लोगों को पढ़ना है। और जब मैं अटलांटिक महासागर की जल धारा पढ़ा रहा था तो उसमें हमने बताया था कि ये जल धारा 2 नियमों के तहत संचालित होती है। इसमें 2 नियम आपको याद रखना है। इसमें पहला हमने नियम बताया था कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाली जो जल धारा होगी, चाहे वो उत्तरी पोल की ओर जाए या दक्षिणी पोल की ओर जाए, यह गर्म होगी। और जो ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जल धारा आएगी वो ठंडी होगी। अब अच्छी तरीके जानते हैं ध्रुव ठंडा होता है और विषुवत रेखीय इलाका गर्म होता है। इसके बाद इसमें दूसरा हमने नियम आपको बताया था कि उत्तरी गोलार्ध में जो जल धारा प्रवाहित होगी वो क्लॉकवाइज होगी और दक्षिणी गोलार्ध में जो जल धारा प्रवाहित होगी वो एंटी क्लॉक यानी घड़ी के विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी। यहां तक हमने नियम आपको बताया था। अब इसके बाद हम लोग प्रशांत महासागर के टॉपिक पर आ जाते हैं। ये बीच वाला जो सेक्शन है ये प्रशांत महासागर है। अगल बगल के भूभागों को अगर देखा जाए तो ये आपका यूएसए अमेरिका है, ये कनाडा है, ये अलास्का है, यहां से नीचे ये दक्षिण अमेरिका महादेश है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये हम लोगों का इंडिया है, ये चाइना है और ये रूस है। और विषुवत रेखा हमने ये खींचा है, विषुवत रेखा से ऊपर ये उत्तरी प्रशांत महासागर हुआ और विषुवत रेखा से नीचे का दक्षिणी प्रशांत महासागर हुआ। तो इसमें हम लोग पहले उत्तरी प्रशांत महासागर के जल धाराओं को हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि पहले भी हमने आपको अटलांटिक में बताया था कि पहले एरो हम लोग खींच लेंगे, एरो से नंबरिंग कर लेंगे और कौन सी नंबर की जल धारा का नाम क्या है अलग से लिख लेंगे। क्योंकि इतना यहां जगह नहीं है तो मैं खींच रहा हूं 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और ये 8 नंबर। ये देखिए क्लॉकवाइज प्रवाहित हो रही है क्योंकि उत्तरी गोलार्ध का मामला है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें 1, 2, 3 ऐसे किसका किसका नाम क्या है जल धारा का। अलग से हम लोग लिखेंगे। 1 नंबर उत्तरी विषुवत रेखीय जल, उत्तरी विषुवत रेखीय प्रशांत जल धारा। ठीक, देखिए 1 नंबर जो है विषुवत रेखा से निकल करके ध्रुव की ओर जा रही है तो स्वाभाविक है हॉट होगा, गर्म होगा। 2 नंबर क्यूरेशियो जल धारा, यह भी विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जा रही है, गर्म होगा, हॉट होगा। और इस क्यूरेशियो जल धारा को जापान की काली धारा भी कहा जाता है और इसी का
एक और किरोसियो का भाग होता है, जलधारा। इसी किरोसियो का ही ये नाम है। जापान की काली धारा भी कहा जाता है, सुसुमो जलधारा भी कहा जाता है। 3 नंबर जो होगा, बल्कि 3 को ही इसका भाग कर लीजिए, अच्छा रहेगा। किरोसियो का ही भाग है 3, तो इसको अलग से लिख लीजिएगा। ये भी गर्म होगा, हॉट होगा। चार नंबर ये देखिए, ये रूस का और ये कमचटका प्रायद्वीप है, और ये जो सागर दिख रहा है इसको कमचटका के बगल में ओखोटस्क सागर है, तो इसका नाम है ओखोटस्क जलधारा। अब ये देखिए, ये ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जा रही है, स्वाभाविक है कोल्ड यानी ठंडा होगा। 5 नंबर उत्तरी प्रशांत हवा, ये हॉट होगा, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जा रही है। 6 नंबर अलास्का जलधारा। इसी अलास्का के नाम पर इसका अलास्का जलधारा नाम पड़ा है ना। अलास्का यूएसए का ही भाग है, यूएसए का 50वां राज्य है। पहला इसका राज्य जो है वो हवाई द्वीप है, और अंतिम यूएसए में आप अच्छी तरीके से जानते हैं 50 स्टेट होते हैं, 50 है तो 85 है, 50 से 51 नहीं हो सकता, और 49 भी नहीं हो सकता है। ये पॉलिटी में जब आएगा तो वहां मैं आपको बताऊंगा क्या वजह है, किस तरीके से क्या है ना। तो ये अमेरिका का 50वां राज्य है, अंतिम राज्य है, इसके विषय में आप अच्छी तरह से जानते भी होंगे। ये देखिए, ये रूस का भाग है, ये बीच में ये बेरिंग जल संधि है, और बेरिंग जल संधि से ही ये उत्तरी अमेरिका महादेश और एशिया महादेश अलग होता है। जो बेरिंग जल संधि है ये एशिया महादेश और उत्तरी अमेरिका महादेश को अलग करता है। तो अलास्का जो है रूस से नजदीक पड़ता है, और ध्यान रखिएगा अलास्का जो है ये पहले रूस का ही भाग हुआ करता था, लेकिन रूस इतना ज्यादा बड़ा हो गया था कि इसके प्रशासन को चलाने में थोड़ा दिक्कत आ रहा था। और आप देखिएगा इतिहास में आप पढ़ेंगे 1867 ईस्वी में रूस ने इसको यूएसए को यानी अमेरिका को बेच दिया था, और उस समय समझिए कि $72 मिलियन में बेचा था, है ना, यानी 72 लाख डॉलर में इसको बेचा गया था। उस समय रूस ने अमेरिका को मात्र 72 लाख डॉलर में इसको बेच दिया था। और यह भी सुन लीजिए एक अलग से, देखिए जमीन का कीमत कैसे होता है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। पहले जमीन का कोई कीमत नहीं होता था। अब समझिए कितना महत्वपूर्ण इलाका, एक तो रूस बेच रहा था, लेने वाला कोई नहीं था, और उसमें अमेरिका लिया भी 1867 में मात्र 72 लाख डॉलर में। तो उस समय के जो अमेरिकी विदेश मंत्री थे, है ना, राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन थे, और इसको अलास्का को अमेरिका के विदेश मंत्री सीवार्ड के द्वारा मतलब पहल करके खरीदा गया था। अमेरिकी जो विदेश मंत्री थे वो सीवार्ड थे, उन्होंने ही पहल करके रूस से अलास्का को खरीदा था। खरीद तो लिया, लेकिन मालूम है सीवार्ड का अमेरिका में खुद विरोध हो रहा था। ये कहा जा रहा था कि सीवार्ड का मूर्खता है ना, क्या ये बेकार का जमीन खरीदा है। और बाद में देख लीजिए कितना यहां सोना, कोयला और भी बहुत सारा मिनरल बहुत सारा मिलने लगा,
तो अलास्का का महत्व बहुत काफी है। जो भी हो, यहाँ तो जलधारा का पढ़ेंगे हम लोग। तो ये अलास्का जलधारा, ये भी क्या होगा, गर्म होगा। 7 नंबर, ये देखिए बेरिंग जल संधि से ये आ रहा है। ये आपका क्यूराइल या आयोसियो, क्यूराइल या आयोसियो दोनों इसका नाम है, क्यूराइल या आयोसियो जलधारा। ये कैसा होगा, तो देखिए ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जा रही है, स्वाभाविक होगा, ठंडा होगा, कोल्ड होगा। अब इसमें एक बचा है 8 नंबर का, यहां पर जो कि है 8 नंबर, 8 नंबर कैलिफोर्निया जलधारा। ये अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के बगल से गुजरती है और ये ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जा रही है, तो स्वाभाविक होगा, कोल्ड होगा, ठंडा होगा। तो ये रहा आपका उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधाराएं। अब हम लोग दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधारा को देखेंगे। ये आपका विषुवत रेखा हुआ। अब इसमें भी नंबरिंग हम लोग कर लेंगे। 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 और 13। ठीक, अब ये देखिए एंटी क्लॉक प्रवाहित हो रही है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध का मामला है। एंटी क्लॉक घड़ी के विपरीत दिशा में यहां जलधाराएं चलेंगी। अब इसमें किसका किसका क्या नाम है लिख लेंगे। 9 नंबर दक्षिणी प्रशांत महासागर में है, तो इसका नाम हो जाएगा दक्षिणी विषुवतरेखीय प्रशांत जलधारा। और ये कैसा होगा, गर्म होगा, हॉट होगा, क्योंकि विषुवत रेखा से निकल के ध्रुव की ओर जा रही है। 10 नंबर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। ये भी कैसा होगा, गर्म होगा, क्योंकि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जा रही है। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है, हमने पहले भी बोला था कि ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग से ये जलधारा प्रवाहित होती है, इसलिए इसका नाम पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा है। जब हम लोग हिंद महासागर पढ़ेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में भी एक जलधारा आपको मिलेगा, जिसका नाम पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा होगा, वो हिंद महासागर की जलधारा है। तो 10 हो गया। 11 दक्षिणी प्रशांत प्रवाह, यह भी हॉट होगा, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जा रही है। 12 नंबर पेरू या हम्बोल्ट जलधारा। अब ये देखिए कोल्ड होगा, ठंडा होगा, क्योंकि ध्रुव से ये विषुवत रेखा की ओर जा रही है। 13 नंबर हमने वहां लिखा है। 13 नंबर अल नीनो जलधारा। अल नीनो जलधारा जो कि गर्म जलधारा है। ठीक, तो ये रहा उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधाराएं और दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराएं। जैसा कि हमने पहले भी प्रशांत वाले मामले में बताया था, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण मामला होता है, इन जलधाराओं का निकट के भूभागों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये इन जलधाराओं का प्रभाव क्या है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिएगा यहीं पर हमने अल नीनो जलधारा लिखा है, ये देखिएगा कितना महत्वपूर्ण जलधारा है। इसी जलधारा से भारत की मानसून की दिशा तय होती है। भारतीय मानसून कमजोर होगा या मजबूत होगा, इसी अल नीनो जलधारा के आधार पर यह तय होता है। अल नीनो का प्रभाव अगर ज्यादा होगा तो भारतीय मानसून जो होगा मजबूत होगा और भारत में व्यापक वर्षा होगा, खूब वर्षा होगा और बाढ़ आने की संभावना होती है। अल नीनो अगर कमजोर होगा तो भारतीय मानसून भी कमजोर होगा और ऐसी स्थिति में भारत में सूखा पड़ने की आशंका होती है। तो ये हम लोग प्रभाव में देखेंगे। तो अब यहां पर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं
और प्रशांत महासागर की जल धाराओं का निकट के भूभागों में क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम लोग देखेंगे। तो प्रशांत महासागर की जल धाराओं का प्रभाव इसमें पहला देखेंगे। आप देखिएगा, एक क्यूरेशियो जलधारा है जो कि गर्म जलधारा है, और ऊपर से क्यूराइल जलधारा आती है। क्यूराइल जलधारा आती है जो कि ठंडी जलधारा है। इन दोनों जलधाराओं का मिलन जो होता है जापान के होन्शु द्वीप के पास होता है। ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु। इसी पर जापान की राजधानी टोक्यो भी है, साथ ही साथ हिरोशिमा शहर भी है जिस पर बम गिराया गया था, है ना। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग सब ये सब पढ़ेंगे। जापान में मुख्य रूप से 4 बड़े द्वीप हैं, है ना। आपको शिकोकू है, होन्शु है, क्यूशु है ना, इस तरीके से होकाइडो है, इस तरीके से। तो ये दोनों जलधाराएं होन्शु द्वीप के पास मिलती है। एक गर्म जलधारा हुआ, एक ठंडी जलधारा हुआ। इन दोनों जलधाराओं के मिलने के कारण जापान के होन्शु द्वीप के अगल बगल मछलियों के लिए काफी अनुकूलित वातावरण बन जाता है, जिसके कारण जापान में मत्स्य पालन का विकास हुआ है। जैसे आपने अटलांटिक में देखा था कि गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जलधारा के मिलने के कारण उत्तरी अमेरिका महादेश के तटवर्ती भागों में मत्स्य पालन का विकास हुआ है। सेम वही स्थिति यहां भी है। आगे हम लोग देखेंगे, इसमें आप देखिएगा एक कैलिफोर्निया जलधारा आया था जो कि ठंडी जलधारा था। कैलिफोर्निया जलधारा जो कि ठंडी जलधारा है, कोल्ड है। और हमने पहले भी आपको बताया था अटलांटिक वाले में कि जहां जिस भूभाग के बगल में ठंडी जलधारा प्रवाहित होगी वहां मरुस्थल का निर्माण होगा। उसमें भी आपने देखा था कि जहां जहां ठंडी जलधारा थी उसमें मरुस्थल का निर्माण हुआ था, जिसमें उसमें हमने बताया था कि कैसे कालाहारी मरुस्थल बना है, नामी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, पेंटागोनिया का मरुस्थल। तो कैलिफोर्निया जलधारा जो कि ठंडी जलधारा है, अमेरिका के बगल से प्रवाहित होती है, और इस ठंडी जलधारा के कारण अमेरिका में सोनारन मरुस्थल का निर्माण हुआ है। सोनारन मरुस्थल, ठीक। आगे हम लोग देखेंगे दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराओं का प्रभाव क्या क्या है। तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में आप देखेंगे यहां पर पेरू या हम्बोल्ट जलधारा, पेरू देश के बगल से ये प्रवाहित होती है ना। यही पेरू कंट्री है, ये चिली है, ये अर्जेंटीना है, ये पेरू है ना, ये बोल्विया है, ये ब्राजील है। तो पेरू जलधारा भी कहा जाता है, हम्बोल्ट जलधारा भी कहा जाता है। पेरू या हम्बोल्ट जलधारा जो कि ठंडी जलधारा है, प्रवाहित होती है, तो स्वाभाविक है कि मरुस्थल का निर्माण होगा। तो इसके बगल में आप देखिएगा चिली के उत्तरी भाग में आटाकामा मरुस्थल का निर्माण हुआ है। इस पेरू या हम्बोल्ट जलधारा जो कि ठंडी जलधारा है, इसके कारण आटाकामा मरुस्थल का निर्माण हुआ है। अब अगला चौथा प्रभाव जो है इसमें अल्नीनो का। तो अल्नीनो का प्रभाव है, जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया कि इसका प्रभाव भारतीय मानसून पर पड़ता है। तो मुख्य रूप से जब हम लोग हिंद महासागर की जलधारा के विषय में हम लोग पढ़ेंगे तो वहां ये अल्नीनो की चर्चा एक बार पुनः आएगा। जब हम लोग हिंद महासागर की जलधारा पढ़ेंगे तो किस तरीके से भारतीय मानसून का आगमन होता है और ये उस मानसून को कैसे प्रभावित करता है, वहां का ये विषय है। अभी बस इतना ही याद रखेंगे कि भारतीय मानसून और साथ ही साथ जब हिंद महासागर की जलधारा के विषय में पढ़ेंगे तो इसकी चर्चा एक बार फिर आएगी। तो आज का आपका प्रशांत महासागर का मामला कंप्लीट हुआ। प्रशांत महासागर की जलधाराएं और उसका प्रभाव समाप्त हुआ, है ना। ठीक है।